जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और हम लोग इस खंड में बड़ी इम्पोर्टेंट एक विधि लेकर के हैं, संश्लेषण विधि, जो गणित शिक्षण में इन चार विधियों का बड़ा महत्व होता है: आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण। विश्लेषण विधि पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं और निश्चित तौर पर ये जो वीडियो है संश्लेषण का, आप विश्लेषण विधि के साथ कनेक्ट करके जोड़ करके आप देखेंगे। क्योंकि विश्लेषण और संश्लेषण जो विधियां हैं, इन्हें जब हम एक क्रम में समझते हैं तो ज्यादा बेटर समझ बनती है। तो निश्चित तौर पर विश्लेषण के बारे में हमने जो कुछ भी जाना था, ठीक उसी में से हमारी संश्लेषण की बात निकलेगी। मैं जब विश्लेषण विधि पे आपके साथ चर्चा कर रहा था और मैंने बताया था कि सबसे पहले अगर हम उसके शब्दार्थ की बात करें, विश्लेषण के शब्दार्थ की बात करें, तो खंड खंड करना होता है विश्लेषण का अर्थ। लेकिन संश्लेषण विधि जो है वो विश्लेषण की ठीक विपरीत होती है। इसीलिए विश्लेषण का अर्थ जहां खंड खंड करना होता है, वहीं संश्लेषण का अर्थ उन खंडों को जोड़ करके, उन सभी खंडों के हलों को जोड़ करके एक नवीन निष्कर्ष की स्थापना करना होता है। ध्यान रखो, नवीन निष्कर्ष की स्थापना। और वो नवीन निष्कर्ष कई सारे छोटे छोटे पृथक पृथक खंडों के निष्कर्षों को एक साथ इकट्ठा करके, समेकित करके, एकत्रित करके तब निकाला जाता है। तो इसीलिए बड़ा अच्छा एक नाम संश्लेषण विधि को दिया जाता है। और ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि किस विधि को समेटने एवं गूंथने की विधि कहा जाता है। समेटने एवं गूंथना, आप समेटते हो और उसके बाद गूंथते हो। जैसे माला गूंथते हैं, तो माला में कई सारे फूल पिरो करके, गूंथ करके एक नई शेप देते हैं। ठीक इसी प्रकार से संश्लेषण में भी कई सारे छोटे छोटे निष्कर्षों को मिलाकर के एक नवीन शेप दी जाती है, नवीन निष्कर्ष की स्थापना होती है। तो चलिए हम लोग संश्लेषण में बात करते हैं। विश्लेषण विधि की ठीक विपरीत है। और ध्यान रखो, विश्लेषण विधि इसकी पूरक विधि मानी जाती है, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि संश्लेषण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक विश्लेषण न कर लिया गया। ये प्रश्न परीक्षा में कनेक्ट होता है कई बार कि संश्लेषण कब होता है, विश्लेषण कर लिए जाने के पश्चात होता है। तो मैं एक बार लिखना शुरू करता हूं संश्लेषण विधि को। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके शब्दार्थ से। संश्लेषण का संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ, संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ इकट्ठा करना। संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, एकत्रित करना, समेकित करना, समेकित करना, जिसे हम समेटना भी, सरल भाषा में जिसे हम समेटना भी बोल सकते हैं, ये समेटना होता है। और इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें बेसिकली वही होता है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि की ठीक विपरीत होती है, ठीक विपरीत विधि होती है, जिसमें 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 विश्लेषण से प्राप्त, विश्लेषण से प्राप्त छोटे छोटे खंडों, छोटे छोटे खंडों के हलों को, के हलों को समेट कर, के हलों को समेट कर एक नवीन निष्कर्ष की स्थापना। मैं इसको दूसरी सही से लिख देता हूं और ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रहना चाहिए। एक नवीन निष्कर्ष की स्थापना, एक नवीन निष्कर्ष की स्थापना, नवीन निष्कर्ष की स्थापना की जाती है।
तो विश्लेषण की चर्चाओं के दौरान ये बिंदु मैंने वहां आपसे चर्चा की थी कि विश्लेषण में जहां खंड खंड करके प्रत्येक खंड का पृथक पृथक हल करके समस्या के समाधान तक पहुंचा जाता है, वहीं संश्लेषण विधि में उन सभी खंडों के हलों को समेट करके एक नए निष्कर्ष की तर्क के माध्यम से एक नए निष्कर्ष की स्थापना की जाती है। तो संश्लेषण विधि जो होती है, संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि की ठीक विपरीत विधि है, लेकिन विश्लेषण विधि इसकी पूरक होती है, और इसलिए पूरक होती है क्योंकि विश्लेषण कर लिए जाने के पश्चात ही संश्लेषण क्रिया संभव होती है। तो मैं लिखता हूं विश्लेषण विधि विश्लेषण विधि को संश्लेषण का संश्लेषण विधि का पूरक माना जाता है, पूरक सप्लीमेंट पूरक माना जाता है क्योंकि क्योंकि विश्लेषण कर लिए जाने जाने के पश्चात ही विश्लेषण कर लिए जाने के पश्चात ही संश्लेषण करना संभव होता है। संश्लेषण करना संभव होता है। तो समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? आप जब तक विश्लेषण नहीं करेंगे, पृथक पृथक हल आपके पास, छोटे छोटे खंड जब तक आपके पास नहीं होंगे, आप समेटेंगे किसको? आप उनको समेट करके एक नए निष्कर्ष की स्थापना करेंगे। तो यानी कि संश्लेषण जब होगा जब आप विश्लेषण कर चुके होंगे, और विश्लेषण से प्राप्त जो पृथक पृथक खंड है उनका आप समेट करके एक नवीन निष्कर्ष की स्थापना करेंगे, और इसीलिए इस विधि को समेटने एवं गूंथने की विधि कहा जाता है। इसीलिए इस विधि को समेटने एवं गूंथने, इसको याद रखेंगे, समेटने एवं गूंथने, समेटने एवं गूंथने। ये गूंथने शब्द से आप परिचित होंगे, गूंथना, माला गूंथना जिसे बोलते हैं, समेटने एवं गूंथने की विधि का, समेटने एवं गूंथने की विधि कहा जाता है। तो विश्लेषण कर लिए जाने के बाद संश्लेषण संभव होगा, और संश्लेषण में आप विश्लेषण से प्राप्त जो पृथक पृथक हल हैं छोटे छोटे खंडों के, उनको आप एकत्रित करते हैं, समेकित करते हैं, और समेकित करके फिर तब आप एक नवीन निष्कर्ष की स्थापना करते हैं। मैंने विश्लेषण विधि वाले खंड में कहा था कि रेखा गणित की जो प्रमेय होती है उनको सिद्ध करने के लिए, रेखा गणित की प्रमेय साध्यों को सिद्ध करने के लिए विश्लेषण संश्लेषण विधि का ही प्रयोग किया जाता है। प्रोफेसर यंग की एक परिभाषा है दोनों के लिए, वो अभी हम बात करेंगे। मैं इस पे मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद प्रोफेसर यंग की परिभाषा को हम एक्सपोर्ट करेंगे। रेखा गणित की प्रमेयों, और ये इससे जुड़ा विशेष बिंदु का ध्यान रखो, रेखा गणित की प्रमेयों को सिद्ध करने में विश्लेषण संश्लेषण विधि का ही प्रयोग होता है। विश्लेषण संश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि विश्लेषण और संश्लेषण दोनों विकल्प में होंगे तो क्या करेंगे? नहीं, दोनों में से एक विकल्प में होगा, और बेटर विकल्प जो होता है वो विश्लेषण संश्लेषण, क्योंकि दोनों काम एक साथ होते हैं। आप रेखागणित की प्रमेय को, जब मैं अभी एक सरल और छोटी प्रमेय सिद्ध करके दिखा भी रहा हूं, और वहां पे हम ये देखेंगे कि उसमें कहां विश्लेषण हो रहा है, कहां संश्लेषण हो रहा है, उस पूरे खंड में आपको ये देखना है। मैं एक
छोटी सी प्रमेय सिद्ध करता हूं और आपको ये देखना है कि उसमें विश्लेषण संश्लेषण कहाँ है। प्रमेय है और ये सरल एक प्रमेय है। मैं पिछली बार की एग्जांपल ये देता रहा हूं। प्रमेय है सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपने 9वीं 10वीं क्लास में बहुत की है, सबसे सरल प्रमेय है। तो ये 180 डिग्री होता है। ये प्रमेय सिद्ध करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको खाली समझना है कि संश्लेषण विश्लेषण का है। प्रमेय सिद्ध परीक्षा में आती नहीं है, लेकिन हाँ इनके जो प्रमेयों के निष्कर्ष होते हैं वो तो परीक्षा में काम आती जाते हैं। तो आप देखें विश्लेषण संश्लेषण कहाँ पे होगा, इसे ध्यान से देखें। यानी कि ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और ये मान लिया कि ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। ये आपको सिद्ध करना है, ये तो आपको सिद्ध करना है। अब आप देखिए इस प्रमेय को जब आप सिद्ध करने के लिए जाते हो तो कैसे काम होता है। कोण 1 कोण 2 कोण 3, तो आप जब प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो आपको पता है उपपत्ति, यानी कि सिद्ध करने की जो प्रक्रिया, प्रूफ, अंग्रेजी जैसे बोलते हैं प्रूफ, है ना, प्रूफ, हिंदी में बोलते हैं उपपत्ति। तो इसकी उपपत्ति क्या होती है, प्रूफ क्या होता है, कैसे सिद्ध करते हो। तो इसके लिए आपको एक रचना करनी होती है, और वो रचना आप ए शीर्ष पे भी कर सकते हो, बी शीर्ष पे भी कर सकते हो, सी शीर्ष पे भी कर सकते हो, किसी भी शीर्ष पे करते हो। हम सुविधा के लिए वो जो रचना है वो ए शीर्ष पे करते हैं। और ध्यान से देखते हैं, इसकी प्रक्रिया कोई जटिल नहीं है। आप ए शीर्ष पर एक रेखा खींचते हो एक्स वाई, और ये रेखा इसके समांतर खींचते हो, एक रेखा खींचते हो और वो रेखा ए शीर्ष से होकर के निकलती है और बीसी के समांतर होती है। यानी कि एक्स वाई समांतर बीसी खींचे, है ना। आप खाली ये देख, मैं सरल भाषा में जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। तो ये आपने खींची, अब आपके पास ये दो कोण और बन जाते हैं, एक कोण ये बन जाता है, एक कोण ये बन जाता है। मान लीजिए ये कोण 4 है, ये कोण 5 है, ये दो नए कोण आपके बनते हैं। अब आपको विश्लेषण करना है, संश्लेषण हम बाद में करेंगे, विश्लेषण आपको करना है। विश्लेषण कैसे करेंगे, देखो विश्लेषण ऐसे करते हैं कि ये समांतर एक्स वाई और बीसी समांतर है, एक्स वाई और बीसी समांतर है, और इनको एक तिर्यक रेखा ए बी काटती है। ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, ये आप समझ लें, ये एक नियम, ये तरीका। हेलो हेलो, थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो गया। तो दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, और ये दो सरल रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है। तो ये जो विपरीत ओर के कोण होते हैं, विपरीत ओर के कोण होते हैं, ये एकांतर कोण होते हैं, एकांतर, ये और ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। आप जानते हो ये नियम है कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो विपरीत ओर के कोण एकांतर कोण होते हैं। तो हम यहाँ पर तर्क देंगे, और हम यहाँ पर तर्क देंगे। तर्क हमारा क्या होगा कि चूंकि एक्स वाई समांतर है बीसी तथा तिर्यक रेखा AB, तिर्यक रेखा AB काटती है, तो तिर्यक रेखा AB काटती है। तो फिर आप यहां से यहाँ पे एक विश्लेषण करके आप एक तर्क निकालते हो, और वो तर्क क्या निकालते हो कि ये जो कोण है, ये कोण 4 और कोण 2, कोण 4 और कोण 2 ये बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण होंगे। कोण 4 बराबर होगा कोण 2 के, क्योंकि एकांतर कोण है, क्योंकि एकांतर कोण है। इसे आप समीकरण नंबर 1 डाल देते हो, इसे जब आप सिद्ध करते हो तो समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार हम पूरा सिद्ध नहीं करें, लेकिन आप समझ जाएंगे। इसी प्रकार आप देखें एक्स वाई और बीसी समांतर हैं, तो एक तिर्यक रेखा तो ए भी काटती है, एक तिर्यक रेखा एसी भी काटती है, और तिर्यक रेखा एसी काटती है। तो फिर ये वाला जो कोण है, कोण नंबर 5,
ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण भी तिर्यक रेखा के विपरीत ओर के कोण है। कोण 5 कोण 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी एक अंतर है, आपको तर्क लिखना होता है। और इसी प्रकार कोण 5 बराबर होगा कोण 3 के। और क्यों? कारण आपको लिखना पड़ता है क्योंकि ये भी एक अंतर कोण है। मैं पूरी बात वो लिख नहीं रहा हूं क्योंकि जगह भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है कि चूंकि एक्स वाई समांतर है बीसी के और अब एसी काटती है, अतः विपरीत ओर के कोण बराबर, ये सब प्रमेय सिद्ध करते तब लिखा जाता है। तो कोण 4 कोण 2 के बराबर होगा, कोण 5 कोण 3 के बराबर होगा एक अंतर से। और तीसरा, ये 2 खंड पे काम कर लिया। और तीसरा देखो एक काम और करते हैं, ये जो पूरा कोण होता है, ये पूरा कोण, ये एक सरल रेखा की एक ओर बना पूरा कोण है, एक सरल। और इसमें ध्यान रखो, इसमें 3 कोण आ रहे हैं, कोण 4 कोण 1 और कोण 5, और एक सरल रेखा के एक ओर बना, एक सरल रेखा है, इसके एक ओर बना जो पूरा कोण जो होता है, पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, आपको पता है। तो एक सरल रेखा के एक ओर बने जितने भी कोण है उन सबका योग 180 होगा, यानी कि कोण 1 कोण 4 और कोण 5 इन तीनों का योग 180 होगा। ये तथा कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि एक सरल रेखा के एक ओर की कोण के एक ओर की कोण। तो ये अच्छा, ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 3 डाल देते हो आप इस, ये समीकरण नंबर 3 है। समीकरण नंबर 1 एक छोटा सा खंड है जिसमें आपने ये सिद्ध किया कि कोण 4 कोण 2 के बराबर होगा एक नियम से, ये आपने समीकरण नंबर 1 माना। समीकरण नंबर 2 में आपने कोण 5 को कोण 3 के बराबर सिद्ध किया, एक्स वाई बीसी के समांतर है, एक्स वाई बीसी के समांतर है, एसी काटती तिर्यक रेखा, और 1 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो है ये आपके एक रेखा के एक ओर बने सभी कोणों का योग है। अब आप क्या करते हो, सबसे अंत में आप एक काम करते हो, आपको याद है, और उस सबसे अंत में आप एक काम जो करते हो ना, वो काम देखो आप ये करते हो, वो काम जो आप करते हो वो ये करते हो कि सबसे एंड में लिखते हो समीकरण 1, 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस काम को ध्यान से देखो, 1, 2 और 3, समीकरण 1, 2 और 3, ये 3 छोटे छोटे पृथक पृथक हल है। इन तीनों के हलों को समेट करके एक नया निष्कर्ष निकाल रहा हूं। और नया निष्कर्ष कैसे निकाला हूं कि कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 है। तो कोण 1 प्लस कोण 4 कोण 2 के बराबर है, तो कोण 2 रख दिया, कोण 5 कोण 3 के बराबर है, बराबर 180 इति सिद्धम। ये सिद्ध, यही सिद्ध करना था हमको कि 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 180 होगा। और ये नया निष्कर्ष है ये कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये आपने उन तीनों छोटे छोटे खंडों के निष्कर्षों को समेट करके एक नए निष्कर्ष की स्थापना। तो इस पूरी प्रमेय सिद्ध करने में ये विश्लेषण है, ये विश्लेषण है, ये विश्लेषण है, और ये जो है ये संश्लेषण है, क्योंकि आप छोटे छोटे पृथक पृथक खंडों के हल को आप समेटते हो। ध्यान रखो, यही जो होता है एक प्रमेय के सिद्ध करने का तरीका होता है, विश्लेषण संश्लेषण विधियों को प्रयोग करते हुए। तो मैं अभी जैसे बोल रहा था कि विश्लेषण जो होता है, रेखा गणित की जो प्रमेय होती है, विश्लेषण संश्लेषण का प्रयोग करके, विधि का प्रयोग करके, उसमें दोनों चीजों का प्रयोग होता है, और विश्लेषण करने के बाद ही संश्लेषण का प्रयोग करना संभव होता है। तो हम अगर इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि बिना विश्लेषण के संश्लेषण नहीं किया जा सकता। अभी हम गुण दोष पे लिखेंगे, इसीलिए संश्लेषण विधि को स्वतंत्र विधि नहीं मानते हैं। स्वतंत्र विधि का मतलब है कि पृथक से स्वतंत्र अपना सिर्फ निष्कर्ष आप तो रटते जाओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, किसी अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, किसी वृत्त का केंद्र किसी जीवा को समकोण पर समद्विभाजित करता है, कोई त्रिज्या डाला गया लंब जीवा को समझ। ऐसे तमाम सारे निष्कर्ष जो है वो निष्कर्ष आप याद करते जाते हो, लेकिन उनका क्यों कैसे था वो विश्लेषण से था। आप तो खाली निष्कर्ष ही निष्कर्ष याद कर रहे हो, संश्लेषण ही संश्लेषण याद कर रहे हो। इसलिए संश्लेषण विधि का दोष होता है कि ये रट पाती है, ये रटने पर बल देती है। वो हम गुण दोष से बात करेंगे। मैं प्रोफेसर यंग की जिस परिभाषा की बात कर रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, उस परिभाषा को आप देखेंगे और ये परीक्षा में कई बार जुड़ती है। इस
विश्लेषण संश्लेषण दोनों विधियों से संबंधित बड़ी इंपोर्टेंट परिभाषा है प्रोफेसर यंग के अनुसार। और प्रोफेसर यंग के अनुसार परिभाषा क्या है? विश्लेषण विधि में, सॉरी, संश्लेषण विधि में संश्लेषण विधि में संश्लेषण विधि में जहां सूखी घास में से तिनका बाहर निकाला जाता है, तिनका बाहर निकाला जाता है, वहीं विश्लेषण विधि में तिनका स्वयं सूखी घास में से बाहर निकलना चाहता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, प्रोफेसर यंग की परिभाषा है कि विश्लेषण विधि में, संश्लेषण विधि में जहां सूखी घास में से तिनका निकाला जाता है। ध्यान रखो, सूखी घास है कोई, उसके अंदर कोई तिनका है वो हमको पता नहीं है, तो सूखी घास ज्ञात है, तिनका जो बाहर निकाला जाए वो अज्ञात है। इसीलिए अभी मैं संश्लेषण के शिक्षण सूत्र लिखाऊंगा। संश्लेषण के शिक्षण सूत्र होते ज्ञात से अज्ञात। विश्लेषण का आपको याद है, विश्लेषण का शिक्षण सूत्र हमने लिखा था अज्ञात से ज्ञात। संश्लेषण का शिक्षण सूत्र होता है ज्ञात से अज्ञात, सूखी घास में से तिनका। लेकिन विश्लेषण विधि में तिनका स्वयं सूखी घास से बाहर निकलना चाहता है। ये जो तिनका जो है अज्ञात, ये खुद घास से बाहर आना चाहता है, यानी कि ये अज्ञात से ज्ञात होती है। और इसमें आप देखिए रोचक बात, ये प्रश्न परीक्षा में जैसे आया था वो मैं आपको बता देता हूं कि उसमें क्या किया कि संश्लेषण को और विश्लेषण को, इनको हटा करके इनके स्थान पर डैश 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 लगा दिया। डैश 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 विधि में जहां सूखी घास में से तिनका बाहर निकाला जाता है, वहीं डैश 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 विधि में तिनका स्वयं सूखी। अब विकल्प जो होते, विकल्प दो शब्दों के विकल्प, विश्लेषण संश्लेषण, दूसरा था संश्लेषण विश्लेषण, तीसरा था आगमन निगमन, चौथा था निगमन आगमन, यानी कि कॉमा लगा करके दो के विकल्प। अब आपको ये समझना होता है, याद रखना होता है कि किस विधि में तो तिनका स्वयं सूखी घास से बाहर निकलेगा और किस विधि में सूखी घास में से तिनका निकाला जाएगा। ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात कौन सी होती है, आप इसको डैश 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 करके देखेंगे आपको पता लग जाएगा। तो प्रथम वाले स्टेटमेंट में जहां सूखी घास में से तिनका निकाला जाएगा, वहां प्रथम स्टेटमेंट में संश्लेषण भरा जाता है, दूसरे स्टेटमेंट में विश्लेषण भरा जाता है। आगमन निगमन का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, शिक्षण सूत्र की बात करूं, यहाँ पर संश्लेषण के जो शिक्षण सूत्र होते हैं, संश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो आपके एक होता है ज्ञात से अज्ञात। आपको याद है हमने विश्लेषण में लिखा था अज्ञात से ज्ञात, और चूंकि ये उसकी विपरीत है इसलिए अज्ञात से अज्ञात होगा। और दूसरा जो है वहां पे हमने लिखा था निष्कर्ष से अनुमान, यहां पे अनुमान से निष्कर्ष, अनुमान से निष्कर्ष, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनुमान से निष्कर्ष की ओर। पूरा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। तो ये विश्लेषण विधि की और संश्लेषण विधि की आपस की ट्यूनिंग है, आपस की एक तुलनात्मक स्थिति भी है। तो ये प्रोफेसर यंग की परिभाषा को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो हम इस
विश्लेषण विधि को इस संदर्भ में देखें कि विश्लेषण विधि जहां पृथक पृथक खंड करके उनका हल ज्ञात करती है, वही संश्लेषण इसकी ठीक विपरीत है। उन खंडों को एकत्रित करके, समेकित करके, इकट्ठा करके उनको उनका कहना चाहिए एक नवीन निष्कर्ष की स्थापना करती है। समेटने एवं गूंथने की विधि इसको इसीलिए कहा गया। तो विद्यार्थियों, हम संश्लेषण के बारे में कभी भी अगर विश्लेषण हमने समझा होगा तो संश्लेषण, तो आप जितने भी प्रमेयों के निष्कर्षों को जो याद रखते, सिद्ध नहीं किया है आपने, निष्कर्षों को याद रखते, वो आप संश्लेषण के ही निष्कर्षों को याद रखते हैं, तो रटने पर बल देती है। इसीलिए हम जब गुण दोष की बात करते हैं तो संश्लेषण विधि के गुण, संश्लेषण विधि के गुण संश्लेषण विधि के गुण और क्या गुण है संश्लेषण विधि के? नंबर एक, चूंकि आपको तैयार करा या रेडीमेड निष्कर्ष आपके पास होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, इसका प्रयोग करके आप कई सारी समस्याओं का हल करते हो, ये रेडीमेड निष्कर्ष है। इसीलिए संश्लेषण जो होती है वो सरल, संक्षिप्त तथा तीव्र विधि है। सरल, संक्षिप्त तथा तीव्र विधि है। सरल, संक्षिप्त तथा तीव्र विधि है। दूसरा, छोटे छोटे हलों को, छोटे छोटे हलों को एकत्रित कर नवीन निष्कर्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया है। नवीन निष्कर्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो नवीन निष्कर्ष जो होता है वो संश्लेषण से। तीसरा, समेकन करने, समेकन करने, सारांश प्रस्तुत करने, सारांश प्रस्तुत करने, संक्षिप्तीकरण करने, संक्षिप्तीकरण करने की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। करने की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। यानी कि आप समेकन करते हो, आप संक्षिप्तीकरण करते हो, आप सारांश प्रस्तुत करते हो, तो सारांश प्रस्तुत करते हो तो वहां पर आप संश्लेषण प्रक्रिया का ही सहारा लेते हो, ये संश्लेषण ही होता है। तो संश्लेषण विधि जो है समस्याओं का हल संक्षिप्त तीव्र गति से निकालेगी, क्योंकि सरल है, संक्षिप्त है, तीव्र गति से चलती है। सरल, संक्षिप्त, तीव्र विधि। एक और मैं लिख देता हूं, चौथा, समस्याओं का हल शीघ्र प्रस्तुत करती है, शीघ्र प्रस्तुत करती है, प्रस्तुत करती है। पांचवा, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करती है, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करती है। तो ये तो इसके गुण है और सामान्य गुण है। सरल, संक्षिप्त, तीव्र विधि है तो समस्याओं के हल जल्दी निकालेगी, और समस्याओं के हल जल्दी निकालेगी तो पाठ्यक्रम जल्दी समय पर पूरा होगा। और नवीन निष्कर्षों को निकालने की प्रक्रिया है, या संक्षिप्तीकरण करने, सारांश प्रस्तुत करने, समेकन करने, इन सब के, जैसे आप किसी कोई चर्चा चल रही है, उसका कहा जाता है कि चर्चा का समेकन करो, तो आप चर्चा के मुख्य मुख्य जो बिंदु रहते हैं उन सबको समेट करके एक सारांश प्रस्तुत करते हो, समेकित करते हो। ये आपकी एक प्रक्रिया होती है, ये इसके गुण होते हैं। दोष क्या होते हैं? दोष, संश्लेषण विधि के दोष, संश्लेषण विधि के दोष, और दोष इंपोर्टेंट है, परीक्षा में बड़ा इंपोर्टेंट दोष इसका आता है
और नंबर एक, पहला पहला दोष जो सामान्य दोष है, नंबर एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। अमनोवैज्ञानिक विधि है। अमनोवैज्ञानिक विधि है जो तर्क चिंतन आदि का विकास नहीं करती। आदि का विकास नहीं करती। ध्यान को, तर्क चिंतन का विकास नहीं। आप सीधे सीधे जो बने बनाए प्रमेय है, बने बनाए सिद्धांतों का सीधे सीधे आप प्रयोग करते हो, तो कुछ कुछ निगमन से जुड़ती मिलती जुलती प्रवृत्ति होती है इसकी। तो अमनोवैज्ञानिक विधि है जो तर्क चिंतन का विकास नहीं करती। दूसरा, रटने की प्रवृत्ति। रटने की प्रवृत्ति पर बल देती। यह रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। और तीसरा, समस्याओं के हल में क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देती। उत्तर नहीं देती। और ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देती तभी तो तर्क चिंतन का विकास नहीं करती है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी रेखा गणित में किसी प्रश्न को हल कर रहे हैं, वहां पे आपने एक निष्कर्ष जो पहले निकल चुका है, आपने उस निष्कर्ष का ज्यों का त्यों प्रयोग किया कि किसी वृत्त की जीवा केंद्र पर जितना कोण अंतरित करती है, वही जीवा शेष परिधि पे जो कोण अंतरित करती है, तो केंद्र पे अंतरित कोण शेष परिधि पे अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो ये निष्कर्ष है, ये विश्लेषण के बाद संश्लेषण किया जब आया। अब आप इसका सीधे सीधे प्रयोग करके किसी प्रश्न को हल कर रहे हो, तो केंद्र पे अंतरित कोण परिधि पे अंतरित कोण का दुगुना है, ये आपने प्रयोग कर लिया, लेकिन क्यों दुगुना है, कैसे दुगुना है, इसका उत्तर प्रस्तुत नहीं किया, इसका हल प्रस्तुत नहीं किया। तो इसीलिए हम इस विधि को इस दृष्टिकोण से रटने वाला। और एक और महत्वपूर्ण दोष, बड़ा इंपोर्टेंट दोष मुझे याद आ गया कि स्वतंत्र विधि नहीं है। स्वतंत्र विधि नहीं है। स्वतंत्र विधि नहीं है, अर्थात यह विधि विश्लेषण प्रक्रिया पर आधारित होती है। विश्लेषण प्रक्रिया पर आश्रित, आधारित की बजाय आश्रित ज्यादा सही है, आश्रित होती है। क्योंकि विश्लेषण कर लिए जाने के पश्चात ही संश्लेषण किया जाता है। संश्लेषण करना संभव होता है। तो विश्लेषण जब तक आप नहीं करेंगे तब तक संश्लेषण नहीं होगा, और संश्लेषण नहीं होगा तो इसका मतलब विश्लेषण पे आश्रित है, और विश्लेषण पे आश्रित है तो फिर स्वतंत्र कहाँ रही, यानी कि विश्लेषण करने के बाद ही संश्लेषण होगा। इसीलिए आश्रित होती है, टिकी होती है, विश्लेषण विधि पर रटने को बल देती है, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। क्यों और कैसे आया इसका उत्तर नहीं देती, इसका मतलब तर्क और चिंतन का विकास नहीं करती। ये इसके कुछ दोष हैं। मैं एक बार सारी स्लाइड्स को एक बार रिवीजन कर लेता हूं, फटाफट आप देखें। हम लोग चर्चा कर रहे हैं संश्लेषण विधि पर, और संश्लेषण विधि सिंथेसिस
जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इकट्ठा करना, समेटना, एकत्रित करना, समेकित करना, ये इसके सारे अर्थ होते हैं। ये विश्लेषण विधि की ठीक विपरीत विधि होती है। विश्लेषण में जहां छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है, इसमें वो छोटे छोटे खंडों के बटे हुए खंडों को जोड़ करके, समेट करके एक नवीन निष्कर्ष की स्थापना की जाती है और नवीन निष्कर्ष की स्थापना होती है। इसीलिए इस विधि को समेटने एवं गूंथने की विधि कहते हैं, समेटने एवं गूंथने की विधि। और विश्लेषण विधि को संश्लेषण विधि का पूरक माना जाता है। पूरक मतलब ये पूरक विधि है, क्योंकि विश्लेषण कर लेंगे तभी संश्लेषण होगा। तो ये हमने देखा। मैंने जैसे कहा कि गणित की प्रमेयों जो होती है, रेखा गणित की प्रमेय, उनको सिद्ध करने में विश्लेषण संश्लेषण विधि का प्रयोग। अगर विकल्प में केवल संश्लेषण हो, विश्लेषण नहीं होगा, केवल विश्लेषण होगा, संश्लेषण नहीं होगा, और दोनों एक साथ जोड़कर ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अच्छा, विश्लेषण भी हो, संश्लेषण भी हो, और विश्लेषण संश्लेषण तीसरा विकल्प हो, तो उसको टिक करेंगे विश्लेषण संश्लेषण। तो संश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्र जो होते हैं, ज्ञात से अज्ञात, अनुमान से निष्कर्ष। विश्लेषण में इसके उल्टे होते थे। जैसे हमने कहा आगमन निगमन में बोला था कि अगर ये आगमन है तो ये निगमन है, ऐसे ही ये विश्लेषण है तो ये संश्लेषण है। ये इसके वो होते हैं। एक प्रमेय मैंने सिद्ध करके बताई कि किस प्रकार से प्रमेय में सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सिद्ध करने के लिए हमने विश्लेषण संश्लेषण प्रक्रिया का सहारा लिया। छोटे छोटे खंडों को बांट करके उनसे छोटे छोटे निष्कर्ष निकाले। एकांतर कोण है इसलिए बराबर है, एकांतर कोण इसलिए बराबर है, एक सरल रेखा के एक ओर बने सभी कोणों का योग 180 है। ये हमने छोटे छोटे, और इन तीनों को समेट दिया तो एक नया निष्कर्ष निकल आया, कोण 1 + 2 + 3 बराबर 180, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रोफेसर यंग की परिभाषा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे परीक्षा में प्रश्न उठता है, प्रश्न बनता है। ये आपको ध्यान रखनी है कि कब सूखी घास में से तिनका निकलेगा, किस विधि में, और किस विधि में तिनका स्वयं सूखी घास से बाहर निकलना चाहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले खंड में संश्लेषण आएगा, दूसरे खंड में विश्लेषण आएगा। इसके गुण और इसके दोष आपने देख लिए हैं, गुण दोष से हमने बात की। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं जैसा हर बार आपको बोलता हूं कि आपको एक बार आपका फ्लो बन जाता है, एक बार आप धारा प्रवाह शुरू हो जाते हैं, तथ्यों को, सिद्धांतों को, विधियों को एक दूसरे से कनेक्ट करने लगते हैं, फिर वो जो गुण दोष हैं, वो चाहे सोपान है, चाहे वो प्रक्रिया है, चाहे वो जुड़ी बात है, वो सब आपके दिमाग में धीरे धीरे कनेक्ट होने लगती है। फिर आपका पूरा ज्ञान का जो सागर जो बनता जाता है, वो सागर ऐसे ही बनता है। और आपको किन्हीं चीजों को मैंने सारी विधियों को गणित के संदर्भ में प्रश्नों के माध्यम से सिद्ध करके मैंने बताया, आपको हल करके बताया कि देखो इसमें इस प्रकार से आगमन है, इस प्रकार से निगमन है। और ये प्रश्नों में जब आप देख लेते हो कि कहाँ आगमन हो रहा है, कहाँ निगमन हो रहा है, कहाँ विश्लेषण हो रहा है, कहाँ संश्लेषण हो रहा है, तो फिर आपको समझ ये ज्यादा आपकी अच्छी बनती है। क्योंकि सीधे सीधे विधियों को रटा दिया जाए फिर वो बच्चों को ज्यादा मजा नहीं आता है। तो आप सभी अच्छे तरीके से इस खंड को देखें, और मैंने जैसे शुरू में बोला था विश्लेषण विधि के साथ कनेक्ट करके देखें, ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि ये दोनों विधियां जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी है, इसलिए एक दूसरे के संदर्भ में इनको समझना। प्रोफेसर यंग की परिभाषा को जरूर याद रखिएगा, वो आपको बहुत ज्यादा काम देगी। चलिए विद्यार्थियों, सिलेबस के अन्य खंडों पर हम लोग मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, वहां हमारी चर्चाएं जारी रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।